यानी कि आप उनको वोट नहीं डलवा रहे तो दो पार्टियों को डायरेक्ट वोट डलवा रहे हो। किससे आपकी फंडिंग है, वो फंडिंग क्लियर कट बताए तो सही। तो मिशन एलनाबाद व्हीकल के लिए कोई जरूरी नहीं कि किसान जब तक कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुंचेगा, जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी। कौन सा किसान हिस्सेसी, कौन सा किसान मसीहा, कौन सा किसान केसरी? इस तरह पूछो अपने आप को, उपाधि देने से क्या है, किसान केसरी बन जाएगा। मिशन पंजाब अच्छा लगता है, मिशन उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है। मंडेला के अंदर 7 किसानों का गोली मारी थी, जदराज किसका था? निश्चित तौर पर सभी पार्टियां पूरी तरह से सांपनाथ नागनाथ। आज दुष्यंत ने बाहर काट दे, अरे यो जीत जाओ, यो सबसे पहले गोदी में जाके बैठेगा। कब नहीं हुआ किसान के नाम पे राजनीति? किसान के नाम पे राजनीति हमेशा हुई, किसान घाटे में गया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज फिलहाल जो हरियाणा के अंदर 2 बड़े मुद्दे हैं। एक बात करें हम आंदोलन की, जो कि पूरा देश भर में छाया हुआ है। लगातार किसान संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार टस से मस करती हुई नजर नहीं आ रही। दूसरा मुद्दा अगर हरियाणा की बात करें तो एलनाबाद उपचुनाव का जो बिगुल बज चुका है। हर दिन की उठक पटक जारी है। हर नेता अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोकता हुआ नजर आ रहा है। किसान के नाम पर लगातार आज से नहीं, कम से कम 70 वर्षों से वोट मांगकर, अपने आप को किसान हितैषी बताकर, इस चुनावी संग्राम के अंदर अपनी अपनी जीत हासिल कर और किसान की तरफ ध्यान न देकर आज किसान बहुत पीछे लंबे समय से चल रहा जो आंदोलन के कारण जो आंदोलन ये हुआ है, ये इसी कारण हुआ है कि किसान बहुत पिछड़ेपन में जा चुका है। आज हम बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ शख्स मौजूद हैं वो किसी जान व पहचान के मोहताज नहीं है। यह वो शख्स है जो सिरसा जिले के लाखों किसानों को हजारों करोड़ रुपए मुआवजा दिला चुके हैं। लंबे समय से किसानों का संघर्ष कर रहे हैं। और संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा है, उसके 40 मेंबर सदस्यीय कमेटी के सदस्य रहे हैं। लेकिन यह वो शख्स हैं जो सही को सही और गलत को गलत कहने की एक अपनी हिम्मत रखते हैं। और आज इस एलनाबाद चुनाव के अंदर अपना खुद का एक जो किसान का प्रत्याशी होना चाहिए, वो खुद एक चुनाव लड़ रहे हैं। तो विकल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज किसानों के लिए जो बातें आप रख रहे थे और आज आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो किस तरह का मतलब फिलहाल माहौल बना हुआ है? देखिए संदीप भाई, पिछले 14 सालों से मेरे जीवन के जब जवानी के थे, लगातार इस क्षेत्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, जहां भी आंदोलन हुए हम मौजूद रहे। लेकिन साथ में जब हम आंदोलन करते हैं तो हमें रहबर आजम चौधरी छोटू राम की बात याद आती है कि किसान जब तक कानून बनाने वाली कलम तक नहीं पहुंचेगा, जब तक किसान की सुनवाई नहीं होगी। एक की रड़का डनखतरा पर दूसरा बना दिया, वो फिर काले कानून बना देगा, फिर किसान सड़कों पर बैठेगा, फिर किसान गाड़ियों के नीचे कुचला जाएगा, फिर किसान को गोली मारी जाएगी। ऐसा लगातार नहीं चलेगा। ओवरऑल अगर हमने सिस्टम को बदलना है तो एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। नया रास्ता देश में तभी निकलेगा जब देश का किसान और देश का मजदूर जो है वो कानून बनाने वाली कलम तक पहुंचे। अच्छा देखिए, एक तरफ किसान जो नेता है, उनमें से कुछ नेता ऐसे हैं कि उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आज वो किसान नेता कहां हैं? वो अपना खुद का जो संयुक्त किसान मोर्चे का प्रत्याशी क्यों नहीं उतार सकते? देखिए, इसमें बहुत गाड़मेल वाली बात है। हरियाणा वाला तो कोई मिशन पंजाब चलाओ, उत्तर प्रदेश वाला कोई मिशन हरियाणा चलाओ, पंजाब वाले को मिशन उत्तर प्रदेश चलाओ। तो क्या इन लोगों की अपने लोकल नेताओं के साथ 60 गांठ है? 60 गांठ है तो वो बताएं। जैसे एसकेएम ने कह दिया कि जेजेपी बीजेपी को वोट नहीं डालना, तो यहां तो 3 ही पार्टियों के प्रत्याशी है, जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो। यानी कि आप उनको वोट नहीं डलवा रहे तो दो पार्टियों को डायरेक्ट वोट डलवा रहे हो। किससे आपकी फंडिंग है, वो फंडिंग क्लियर कट बताए तो सही। जब आपका साथी चुनाव मैदान में खड़ा हुआ है तो आपको कहने की जरूरत नहीं, कोई आपको बताने की जरूरत नहीं कि जब आपका प्रत्याशी मैदान में है तो आप कहें कि अपने किसान प्रत्याशी को वोट डाले। लेकिन मिशन पंजाब अच्छा लगता है, मिशन उत्तर प्रदेश अच्छा लगता है, लेकिन जब मिशन एलनाबाद की बात आती है तब कोई भी हरियाणा का किसान नेता इस दबंग अभय सिंह, इस खट्टर और इस हुड्डा के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं है। क्योंकि
किसी न किसी रूप से ये लोग इनसे जुड़े हुए हैं। देखिए, जो किसान हैं, जो किसान नेता है अगाऊ कर रहे हैं, उनका कहना है कि जेजेपी और बीजेपी को वोट न देकर दूसरी पार्टियों को वोट दे। अगर दूसरी पार्टियों को वोट देते हैं तो एक तो कांग्रेस विकल्प बचता है, अगर दूसरी बात करें तो फिर इनेलो विकल्प बचता है। जो अभय सिंह चौटाला किसान हितैषी अपने आप को कहकर और किसानों के कहने पर इस्तीफा उन्होंने दिया, तो क्या आपको लगता है कि जो अभय सिंह चौटाला है वो एक किसान हितैषी होकर उसको जिताना जरूरी है या नहीं? अरे कौन सा किसान हितैषी, कौन सा किसान मसीहा, कौन सा किसान केसरी? इससे पूछो अपने आप को, उपाधि देने से क्या है वो किसान केसरी बन जाएगा? इससे सवाल पूछना चाहिए कि कंडेला के अंदर 7 किसाना का गोली मारी थी जब राज किसका था, जब रूपावास के अंदर किसान टंकी पर चढ़ रहे थे, जब हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती करी थी, जब कौन अभय सिंह मौजूद रहा? वो अभय सिंह मुझे 14 साल से लगातार इस भूमि के ऊपर हर साल हमारा 150 दिन का धरना चलता है। एक धरने में अभय सिंह का आईडी की फोटो दिखा दो, एक धरने पे मैं मान जाऊंगा वो किसान केसरी। और शर्त लगा के इस्तीफा देना, जब इन्होंने इस्तीफा दिया शर्त लगाई कि 27 जनवरी में दूंगा, घोषणा 15 दिन पहले कर दी। क्यों करी? उसी टाइम इस्तीफा देना चाहिए था। इसको पता था 26 जनवरी में समझौता हो लेगा या किसान मर लेंगे। नखून कटा के संदीप शहीद नहीं कहलाया जाता, शहीद कहलाने के लिए गर्दन कटानी पड़े। रही कांग्रेस की बात, तो ये तो काले कानून निभाए हैं। इससे पहले जो 70 साल राज रहा, उसमें बताओ कांग्रेस ने स्वामीनाथन रिपोर्ट ले के लागू करी? उन्हीं की बनाई हुई उन्होंने लागू नहीं करी। तो निश्चित तौर पर सभी पार्टियां पूरी तरह से सांपनाथ नागनाथ। सबसे बढ़िया तन उदाहरण बताऊं, इनकी छोड़ दे। हमें एसकेएम ने फैसला लिया था मिशन बंगाल चलाएंगे, हम बंगाल में गए, बीजेपी हराई। ममता बनर्जी के साथ बात हुई कि मेरी सरकार बनाएगी तो मैं 1 लाख किसान लेके वोट ना पाऊंगी। आज 6 महीने हो गए, बताई के हाँ वह 2 बार मोदी दौरा जरूर चलेगी। भाई बंगाल को कोटा दिया जाए, बंगाल को पैसे दिए जाए ताकि बंगाल समृद्ध हो सके, यानी कि इनमें कोई फर्क नहीं जिसने मर्जी। और यहां तो टोटली तीनों उम्मीदवार है ना, तीनों उम्मीदवार बीजेपी के हैं। 2014 से लेके 2019 तक यो अभय सिंह चौटाला खट्टर की गोद में बैठा था, यो तो घर पाट्या जब पाछा आया। जो कांग्रेस का उम्मीदवार है पवन बेनीवाल, जो 2 महीने पहले तक बीजेपी में था, जिसने इलाहाबाद में ट्रैक्टर मार्च निकाला काले कानूनों के समर्थन में कि ये काले कानून किसानों के हितैषी है। मोदी जैसा आदमी नहीं हो सकता। तो यहां सीधी टक्कर बीजेपी वर्सेस किसान की है। फैसला किसान ने लेना है कि वो किसान के दुश्मनों के साथ जाएगा या किसान के हितों की लगातार लड़ाई लड़ने वाले के साथ जाएगा। अभय सिंह चौटाला का कहना है कि मैं जीते जी मर जाऊंगा, लेकिन बीजेपी के साथ कभी भी मैं संबंध नहीं रख सकता। संबंध आज दुष्यंत ने बाहर काट दे, अरे यो जीत जाओ, सबसे पहले गोदी में जाके बैठेगा। अरे नहीं जा सकता। जींद के अंदर के ड्रामा कराया इन्होंने। जींद के अंदर कौन कौन मौजूद थे? केसी त्यागी मौजूद था, जो नीतीश कुमार की पार्टी का महासचिव है, जो कि बीजेपी का सहयोगी है। चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूद थे, जो आज भी बीजेपी में है। उसके अंदर फारूक अब्दुल्ला और प्रकाश सिंह बादल मौजूद थे, जो कि एनडीए के घटक रहे हैं और आगे भी घटक रहेंगे। केवल काले कानूनों के ड्रामे के कारण वो वापिस आए। यानी कि ये सारे प्रो बीजेपी है, इनकी जड़ें कहीं ना कहीं बीजेपी में जाती है। यो तो ड्रामा है, इनका घर पाट है। जदयू को अभी जो अगला दौरा 10 है, इस दौरा 1 है, इसने लेंदे को नहीं, इसने अब ले लिया तो यो भी चल दिया। तो निश्चित तौर पर ये लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाले लोग। अच्छा, क्या आपका मानना है, जो कुछ किसान नेताओं का कहना है, कुछ किसान बुद्धिजीवियों का कहना है कि जो ये अब फिलहाल चुनाव हो रहा है, जो पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं, ये सब एक राजनीति है और एक किसान को पीछे धकेलने की बात करते हैं और किसान के नाम पे वोट लेकर अपनी राजनीति चमकाने का काम करते हैं? कब नहीं हुआ किसान के नाम पे राजनीति? किसान के नाम पे राजनीति हमेशा हुई, किसान घाटे में गया। लेकिन 3 ही उदाहरण हमारे पास मौजूद है देश के अंदर, 4 उदाहरण मैं कहूंगा। एक तो जब रहबर आजम चौधरी छोटू राम संयुक्त पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता होते थे, जब किसान की आवाज उठी। दूसरी बार जब चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने, कम समय रहे लेकिन किसान की आवाज मजबूती से उठी। तीसरी आवाज चौधरी देवीलाल ने उठाई। चौथी आवाज जब कर्नाटक से किसान नेता एचडी देवगौड़ा, आपको याद होगा, लोग एचडी देवगौड़ा का नाम नहीं जानते, उस टाइम में कणक के 5-10 रुपये बढ़ा करते साल में। एचडी देवगौड़ा ने, क्योंकि वो खेती किसानी से आए हुए थे, सीधे 95 रुपये बढ़ाए थे और उनका भी राज कम समय रहा। तो यानी कि किसान का तो भला जब ही होगा जब जमीन से संघर्ष से जुड़ा हुआ आदमी लोकसभा और विधानसभा पर कब्जा करेगा। पुराने टाइम क्या करता, जो फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, रूस की क्रांति है, वो पढ़िए आप। उन क्रांतियों में क्या हुआ, जब सत्ता बेकाबू हो गई तो उन सत्ताओं को किसान मजदूर ने बेदखल कर खुद उस पर कब्जा किया। अच्छा, देखिए, अगर आखिर कब तक जो आप किसानों की बात कर रहे हैं, अगर इसी तरह चलता रहा तो किसान कितनी पीछे चला जाएगा? और क्या किसानों को भी अपनी एक खुद की पार्टी बनाकर एक अपने उम्मीदवार भविष्य में जो चुनाव होंगे उसमें अपने किसानों के उम्मीदवार उतारने चाहिए? देखिए, एक तो अराजनीतिक शब्द ही गलत है।
कोई भी व्यक्ति राजनीति से दूर नहीं रह सकता। संदीप भाई, तू वोट डाला, तू राजनीतिक तो हो गया। इसी प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा जहां एक तरफ है राजनीतिक होने की बात करता है, वहां योगेंद्र यादव है, वो अपनी पार्टी चलाता है। राकेश टिकैत है जो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम से जिला परिषद और पंचायत समिति में अपने कैंडिडेट खड़े किए पूरे उत्तर प्रदेश में, बुरी तरह से उसको हार मिली। तो अराजनीतिक शब्द कुछ नहीं है। किसानों को एक नया रास्ता, एक नई इबारत लगनी पड़ेगी। आपने खेत हुआ है, खेत के अंदर अपना कोई रास्ता नहीं हो तो कच्चा लिया गालना, उसमें धीरे धीरे उस पर बलदर और साधन चलते जाओ तो वो पक्का रास्ता बन जाता है। तो मिशन ऐलनाबाद विकल्प के लिए कोई जरूरी नहीं। मिशन ऐलनाबाद देश के किसानों की एक नई इबारत लिखेगा, क्योंकि अगर हम ऐलनाबाद जीता तो हम उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड 4 राज्यों में फरवरी में चुनाव है, उनको मजबूर कर देंगे। भाइयों ने यह रास्ता निकला है, सारे किसान साथी अपने अपने किसान उम्मीदवार न खड़ा करो। जब इन 4 विधानसभाओं पर कब्जा होगा और हमारी बात नहीं मानी गई तो 2024 के अंदर यही काम पूरे देश में लोकसभा की सीटों पर करांगे। किसान की वास्तविक स्थिति तभी ठीक हो सकती है जब किसान कलम बनाने वाली कलम पे आपको अचरज होगा। 3 कानून नहीं है, आजादी के बाद 140 कानून है किसान के खिलाफ। किसान अपनी मर्जी से अपना मर्जी का बीज नहीं बीज सकता, किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल नहीं बेच सकता। तो इस प्रकार के कानून इस प्रकार बनाए गए हैं कि किसान कभी तरक्की ना करे। तो इसलिए मिशन ऐलनाबाद ना केवल मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। हार जीत आप बात करते हैं, विकल्प 4 खड़ा हो गया। विकल्प 4 तो 2019 में भी खड़ा हुआ था जब संयुक्त किसान मोर्चा का वजूद नहीं था। विकल्प 4 तो जब भी किसानों की लड़ाई लड़ रहा है 2007 से, जब संयुक्त किसान मोर्चा और किसानों का नाम नहीं कोई जानता था। तो ये एक नई इबारत लिखने जा रहा है, इसलिए किसानों को फैसला इस बार लेना पड़ेगा। और संयुक्त मोर्चा को भी अपील है, 4 दिन रह गए हैं, कि अगर आपने यहां पर आपने बंगाल में बीजेपी की हार की गारंटी ली, अगर यहां से बीजेपी उनकी नीतियों के कारण यहां बीजेपी, जब आप अच्छाई की अपना श्रेय ले सकते हैं तो बुराई का श्रेय आपको लेना पड़ेगा। यहां संयुक्त किसान मोर्चा एक काल करता, यदि जीत तो आज भी हम रहे हैं क्योंकि मुकाबला सीधा किसान वर्सेज बीजेपी का है, लेकिन मुकाबला एक तरफा हो जाना था। तो यहां इस आंदोलन में, इस ऐलनाबाद के चुनाव में किसी भी प्रकार बीजेपी जीतती है तो संदीप ये बात नोट कर लें, इसका पूर्ण रूप से जिम्मेवार रज्जेवाल, टिकैत, योगेंद्र यादव, दर्शन पाल, जो संयुक्त किसान मोर्चा की कंपनी है, वो कंपनी पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेवार होगी। अच्छा, ऐलनाबाद हल्के के जो लोग हैं उनका मानना है, कुछ लोगों का कहना है कि विकल्प 4 एक खुद बीजेपी का एजेंट है और इनेलो प्रत्याशी को हराने के लिए इसको अलग से खड़ा किया गया है। विकल्प 4 2014 हमारे सत्ता में आई थी सरकार। 2014 से मन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बता दो, अभय सिंह चौटाला बता दो, जिसने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। हर मोर्चे के ऊपर 14 मुकदमे विकल्प 4 पर दर्ज हुए हैं। ये तो उनके गिला बैठ के रोटी खावा है। लगातार बीजेपी के खिलाफ बड़ी लड़ाइयां। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे ने तो बाद में घोषित किया कि हम इन नेताओं का विरोध करेंगे। जब 10 अक्टूबर को पीपली के अंदर लाठीचार्ज हुआ, सबसे पहले दुष्यंत चौटाला और बीजेपी के नेताओं की कोठियां हमने घेरी 10,000 किसानों के साथ, और वहीं से राजनीतिक बहिष्कार की हरियाणा में शुरुआत हुई थी। इनके खिलाफ तो अंधाधुंध, और बीजेपी का म्यूजिक एजेंट कहते। मैंने सबसे पहले मांग रखी कि बीजेपी के खिलाफ आप एक आदमी का चोट मार देवा तो जेल से बाहर नहीं आ सकते। बीजेपी ने 750 किसान मार रखे हमारे। 302 का पर्चा अमित शाह पर होना चाहिए, 302 का पर्चा नरेंद्र मोदी, खट्टर और दुष्यंत के ऊपर होना चाहिए। इन आदमियों को ना केवल राजनीति में आने का हक नहीं है, इन आदमियों को जेल में जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। संयुक्त किसान मोर्चा तो सीधी लड़ाई लेके उन्हें संसद कूच के अंदर आपने देखा कि हमने कहा था लाखों किसान हम जाने को तैयार है। क्या मजबूरी रही संयुक्त किसान मोर्चा की 200 आदमियों को तलाशी लेके वहां पर भेजा गया? तो मिले हुए यहां की जनता यह जानती है कि विकल्प 4 वो आदमी है जो ना किसी राजनीतिक पार्टी से टच में रह सकता है। मेरा जीवन संघर्ष के लिए समर्पित है और यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक किसान और मजलूमों को उनके हक नहीं मिल जाते। अच्छा, एक लास्ट का क्वेश्चन चाहूंगा। अगर बीजेपी को इस देश से किसान कह रहे हैं उखाड़ के फेंकना है, अगर बीजेपी को हराने के लिए अगर संयुक्त किसान मोर्चा व किसान साथी आपको ये कहें कि जिसकी मेजोरिटी बनेगी, चाहे कांग्रेस की बने चाहे इनेलो की बने, आपको उनका समर्थन करना होगा बीजेपी को अपना इस हरियाणा से ही नहीं बल्कि देश से जो किसान कह रहे हैं कि इसको उखाड़ के फेंकने के लिए, तो क्या आप संयुक्त किसान मोर्चे और वह किसानों की बात मानेंगे? ये देखिए भाई संदीप, यूं हो गया, एक कचरे का बड़ा ढेर लगा हुआ है, शहर में कचरा इकट्ठा हो गया। उस कचरे को आपने उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखना है। कचरा तो कचरा रहा ना। तो चाहे आप इनेलो, बीजेपी, कांग्रेस, सब एक है। कचरे को हमने खत्म करना है, ना कि कचरे का स्थान बदलना है। निश्चित तौर पर कांग्रेस आएगी तो हमारे खिलाफ कानून बनाएगी। कांग्रेस भी कॉर्पोरेटों के भरोसे चलती है, इनेलो पूरी कॉर्पोरेट है। तो इस प्रकार इसका एकमात्र इलाज है कि आप सत्ता पर कब्जा करें। हम ऐसा कोई आदेश नहीं मानेंगे। अराजनीतिक जरूर है,
पूरी तरह से राजनीति का मतलब है किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, सभी की कॉमन खिलाफत। इनेलो का आपको बताया, कंडेला में किसान मरा है, कैसे किसान हितैषी हो सकती है। कांग्रेस के राज में कितने कांड हुए, कितने किसान मरे, वो रिकॉर्ड आप देख लीजिए। और बीजेपी सरेआम सामने आ गई, यानी कि अगर किसान को मरना है तो इनका समर्थन कर दे, और किसान को अपने हक और वजूद की लड़ाई लड़नी है तो जहां उसे बॉर्डरों पर मजबूत रहना पड़ेगा, वहां उसे विधानसभा और लोकसभा में घुसना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये देखिए, जो किसान नेता विकल्प 4 हमारे साथ आज इनके साथ जो बातें हमने साझा की। तो साथियों, जैसा भी आपको लगा, जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपकी मतलब राय है, कमेंट में जरूर डाल दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक व फॉलो जरूर करें। तो साथियों, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।